नमस्कार। आप सभी का स्वागत है प्रोग्रामिंग एंड प्रोजेक्ट के इस पार्ट में। इसमें हम सीख रहे हैं कंट्रोल स्टेटमेंट इन पाइथन। कंट्रोल स्टेटमेंट यह हम प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल में इसका इस्तेमाल करते हैं। यह महत्वपूर्ण रोल अदा करता है प्रोग्रामिंग में, क्योंकि हम जब प्रोग्राम करते हैं तो उसका फ्लो किस तरफ होना चाहिए, किस तरफ वह जाना चाहिए, किस तरह वो कार्य करना चाहिए, ये सारे कार्य हम कंट्रोल स्टेटमेंट के कारण करते हैं। पिछले बार जो हमने ऑपरेटर लिए थे वो भी हम इसमें ही इसके एग्जाम्पल लेंगे। अभी देखा जाएगा तो कंट्रोल स्टेटमेंट यह अलग अलग कार्य के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे डिसीजन लेने के लिए, है ना, फ्लो किस तरफ जाना चाहिए, प्रोग्राम का फ्लो किस तरफ जाना चाहिए, डिसीजन मेकिंग किस तरह होनी चाहिए, और हम इसमें हमारा ब्लॉक किस तरह से रन करना चाहिए, है ना, और ब्लॉक की रिपीटिशन होनी चाहिए कि नहीं। इसके बाद हम एक्सेप्शन हैंडलिंग में भी इसका इस्तेमाल करते हैं पाइथन में। ठीक है। तो ये सारे काम जो करता है वो होता है कंट्रोल स्टेटमेंट के कारण, है ना। और इसीलिए यह बहुत महत्वपूर्ण पार्ट बन जाता है पाइथन का, कि इससे ही हम प्रोग्राम कर पाते हैं, प्रोग्रामिंग का फ्लो समझ पाते हैं, प्रोग्रामिंग किस तरह कार्य करती है वो समझ पाते हैं। और इसीलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। आप ध्यान दीजिएगा इस पे, हर एक चीज पे। अभी इसके कुल 5 टाइप है। ठीक है। पांचों टाइप हम देखेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। और अगर आपने इससे पहले वाले जो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके उसको देख लीजिए, ताकि आपको ये समझने में आसानी हो, है ना। सबसे पहला आता है कंडीशनल स्टेटमेंट। अभी कंडीशनल स्टेटमेंट जो है, इसमें सबसे पहला जो आता है, मतलब इसमें अलग अलग इसके भी टाइप है। ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट है, लूपिंग स्टेटमेंट है, कंट्रोल फ्लो मॉडिफायर है, एक्सेप्शन हैंडलिंग है, उसके बाद आता है फंक्शनल रिटर्न स्टेटमेंट। ये 5 स्टेटमेंट इस्तेमाल होते हैं पाइथन में। और हर एक को हम देखेंगे। सबसे पहले जो है कंडीशनल स्टेटमेंट में आता है इफ कंडीशन। ठीक है। इफ कंडीशन में क्या होता है, इफ कंडीशन में क्या होता है, सबसे पहले लगता है कंडीशन, इफ, है ना। इफ, उसके बाद कंडीशन हम देते हैं। किस तरह कंडीशन देते हैं, जैसे हमने कोई वेरिएबल लिए है ना, हम अपने प्रोग्रामिंग के थ्रू वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, फिर उसको हम ऑपरेटर्स के जरिए कंट्रोल स्टेटमेंट बनाते हैं, कंडीशन बनाते हैं, और उसको फिर एग्जीक्यूट करते हैं। अभी यहाँ आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इफ स्टेटमेंट, है ना, स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। उसके बाद इसका हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने अभी पाइथन हमारा खोला है, जैसे अभी पाइथन में मैंने आईडीएल खोला है और एक न्यू फाइल बना ली है। और अभी हम एक एग्जांपल देखेंगे इफ कंडीशन का। एकदम सादा एग्जांपल रहेगा है कि अ, कितने उम्र के बाद लोग शादी कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी इसमें गवर्नमेंट के कुछ रूल है। ठीक है। जैसे लड़के रहेंगे तो आप 21 उम्र के बाद शादी कर सकते हैं। तो ये एक नियम है ना, रेगुलेशन है गवर्नमेंट का। तो इसी तरह अगर ये रेगुलेशन है, नियम है, तो हम ये प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं। नियम ही तो कंडीशन है, मतलब टर्म एंड कंडीशन मतलब ही नियम है ना। तो हम सीधा यहाँ लिखेंगे एज इज इक्वल टू 21। ठीक है, मैं जूम कर लेता हूँ इसको। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा ज्यादा ही zoom होगा। एज इज इक्वल टू 21। अब हम यहाँ इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ अगर एज यह यह बड़ा है 21 से, है ना, 21 से बड़ा है, तो क्या होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए। प्रिंट
यू आर एलिजिबल फॉर मैरिज। ठीक है, ये हुआ सिंपल एक प्रोग्राम जो हमने एक लिखा है कि इफ चेक करने के लिए, है ना, इफ कंडीशन चेक करने के लिए। देखिए, एज मैंने 21 लिया है, ये एक रेगुलेशन है, एक वेरिएबल है जो डिक्लेयर किया है। यहाँ ऑपरेटर का इस्तेमाल हुआ है, इसे कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर, है ना। और उसके बाद यहाँ मैंने एक कंपैरिजन ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है कि एज जो होनी चाहिए वो बड़ी होनी चाहिए 21 से। अगर होगी, यह ट्रू होगा तो इफ कंडीशन रन करेगा। ठीक है, मैं इसको रन करता हूं। ठीक है। हम्म, देखिए, यहां मैंने इज इक्वल टू का साइन नहीं दिया था क्योंकि एज 21 साल हो सकती है या उससे बड़ी भी तो हो सकती है, मतलब ये नहीं कि उससे बड़ी ही होगी। ठीक है, तो 21 साल या उससे बड़ी अगर हो तो प्रिंट करेगा। ठीक है, मैं यहाँ एज का वैल्यू दे देता हूँ 22। अगर किसी बंदे का वैल्यू 22 अगर है तो यह, है ना, एज 22 है। अगर ये इससे अगर बड़ा है एज, तो ये मैरिज के लिए एक्सेप्टेबल है ना। किसी पर्सन का एज, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ पर्सन एज, पर्सन एज, एज, ये मैंने वेरिएबल लिया है, 22 है इसका। और यहाँ मैंने, उसके बाद ये हमें आउटपुट आ जाएगा, यू आर एलिजिबल फॉर मैरिज। ये हमारा सक्सेसफुली, हमने क्या किया, एक नियम लगाया है। नियम ही एक तरह से कंडीशन, आप पकड़ लीजिए कि नियम जो होते हैं उसी को लेकर हम कंडीशन बनाते हैं। ठीक है, किसी चीज का एक तो खुद बनाते हैं, या अभी ये जो था नियम, ये सरकारी नियम था। अगर मैं यहाँ नियम बदल दूं, जैसे 21 के ऊपर, मैं मेरा खुद का नियम मैंने बताया है कि 25 के ऊपर अगर चले जाएंगे तभी आप शादी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, ये मैं खुद के लिए बनाया, एक प्रोग्राम के लिए। तो मैं इसको रन करता हूं तो ये फिर से, और पर्सन एज मैं यहाँ बड़ा देता, छोटा करता हूं कि 24 है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होने के कारण इसका कोई आउटपुट हमें नहीं मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई। ये है इफ स्टेटमेंट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर इफ स्टेटमेंट का आप फ्लो चार्ट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप कॉलेजेस में या अपने यूनिवर्सिटी में जो असाइनमेंट मिलते हैं उसमें आपको प्रोग्राम लिखना होता है। उसके बाद फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट यानी, देखिए, कंट्रोल स्टेटमेंट के जरिए ही हम फ्लो चार्ट को बनाते हैं, किस तरह कंट्रोल फ्लो हो रहा है। ठीक है, अगर यहाँ स्टार्ट होगा, स्टार्ट के बाद कंडीशन अगर ट्रू होगी तो स्टेटमेंट रन करेगा, नहीं तो फॉल्स होगी तो बाकी का कोड अगर होगा नीचे तो रन होगा, नहीं तो वो ब्लॉक रन नहीं होगा। ठीक है, इतनी बात आ गई आपके समझ में। उसके बाद चलते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट की तरफ। ठीक है, इफ इफ एल्स स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट अगर और मगर पे काम करता है। मतलब अगर यह ब्लॉक सही है तो यही रन करेगा, नहीं तो फिर वही रन होगा। अगर वो कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो फिर एल्स स्टेटमेंट रन करेगा। इतनी बात आपको समझ में आई। ये इसका, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, आइए इसे प्रैक्टिकल समझते हैं। देखिए, इफ एल्स एक तरह से, मतलब ऐसे समझिए कि ये प्रोग्रामिंग जो है ये बाइनरी तो है ना। इफ एल्स कंडीशन मतलब अगर 0 हुआ तो ये, 1 हुआ तो ये। ठीक, मतलब 1 रहा तो कुछ आउटपुट आएगा, 0 हुआ तो, है ना, इफ एल्स। चलो इसको प्रैक्टिकली लेते हैं, प्रैक्टिकली इसको देखते हैं। इसी प्रोग्राम में मैं एल्स लगा देता हूं। देखिए, एज हमने, यहां मैं लेता हूं 21 या 24। ठीक है, 25, या यहां मैं एज जो गवर्नमेंट, अभी मेरे रूल के हिसाब से मैंने 25 ले लिया है। जैसे मैं यहाँ ले सकता हूँ, या 21 गवर्नमेंट के हिसाब से ही लेते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट के हिसाब से हमने 21 एज लिया है। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ लिखाएंगे एल स्टेटमेंट अभी। और यहाँ जो पर्सन का एज है वो है 20। ठीक है, अब 20 ईयर हो गए, ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो जाएगी। इसके बाद हम जो नया स्टेटमेंट लिखेंगे, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ इफ
स्टेटमेंट के बाद एल्स, तो क्या प्रिंट हो जाना चाहिए? यू आर नॉट एलिजिबल फॉर मैरिज। ठीक है, अभी इसको रन करते हैं, रन करके देखते हैं कि एल्स स्टेटमेंट काम कर रहा है कि नहीं। पहली कंडीशन तो इफ कंडीशन ये फॉल्स है, क्योंकि पर्सन की एज हमने 20 रखी है और गवर्नमेंट रूल करता है कि 21 चाहिए। ठीक है, अभी देखते हैं रन करके। ओके, ये देखिए इसका आउटपुट आ गया है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर मैरिज। इफ एल्स स्टेटमेंट में हम अभी देखेंगे कि किस तरह अगर हमें दो कंडीशन एक साथ लगानी हो, मतलब जैसे अभी जो पुराना एग्जांपल है वही मैं लेता हूं और उसमें हम दो कंडीशन लगा सकते हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ मैंने प्रोग्राम लिखा है एक, मैं इसको जूम कर देता हूँ। ठीक है, मैंने एक प्रोग्राम लिखा है कि पर्सन एज 25, ठीक है, इफ पर्सन एज है ना, ये बड़ा है, ये इक्वल टू है 21 से और 50 से कम है। ठीक है, मतलब 50 से पर्सन एज अगर कम है, ये पर्सन एज जो है ये है इनपुट ऑफ यूजर, मतलब यूजर से हम इनपुट ले रहे हैं या हम खुद इनपुट दे रहे हैं कि अगर मतलब कोई प्रोग्रामर जो है वो अगर इनपुट देता है ना, कुछ अपनी इंफॉर्मेशन देता है कि मेरी ये जितनी है, मैं क्या शादी कर सकता हूँ या नहीं, तो उसके लिए ये इनपुट हम ले रहे हैं परसेंटेज। ठीक है, और इसको हमने असाइन किया है पर्सन एज के ये वेरिएबल में। ओके, तो अगर हमें दो कंडीशन एक साथ चेक करनी है तो हम एंड लगा के एक साथ कंडीशन चेक कर सकते हैं। इसी तरह अगर मुझे इसमें से कोई एक कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है वो चेक करने के लिए हम और लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ प्रोग्राम रन कर देता हूँ। ओके, ठीक है, आर यू एलिजिबल फॉर मैरिज, मतलब हम ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया है और इसमें यही प्रोग्राम में मैं यहाँ एज कर देता हूँ 55। तो इसको अगर हम रन करते हैं तो ठीक है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर मैरिज। ठीक है, हम दो कंडीशन मतलब एंड के साथ हम लगा सकते हैं एंड देकर। उसी तरह अभी हम देखेंगे इसके आगे, इफ एल्स, इफ एल्स मतलब इफ अगर कंडीशन ट्रू है तो वही ब्लॉक प्रिंट होगा। ठीक है, मतलब एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो एल्स इफ एग्जीक्यूट होगा या फिर एल्स एग्जीक्यूट होगा। अगर मल्टीपल कंडीशन हम दे रहे हैं किसी चीज में, मतलब हमें मल्टीपल सिचुएशंस है और उसमें हमें चेक करना है कि इसमें से ट्रू कौन सी है या किस तरह हम इसका आउटपुट लेंगे, तो हम इफ एल्स का स्टेटमेंट लगाते हैं। ये स्क्रीन पे जो देख रहे हैं, इफ कंडीशन लाइन ऑफ कोड एल्स इफ, है ना, उसके बाद कंडीशन, उसके बाद एल्स कंडीशन। ठीक है, तो इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। इफ एल्स इफ एल्स में हम डायरेक्टली यहाँ इसी में इफ हुआ एल्स हुआ, बीच में हमारे पास हम एल इफ कर देते हैं। ठीक है, यहाँ एल इफ। ठीक है, ये कंडीशन अगर ट्रू है, वैसे तो नहीं है, तो 55 के आगे हम यहाँ लिख सकते हैं एल्स इफ। ठीक है, कि पर्सन एज इज बड़ी है, ये इज इक्वल टू है 55 से, तो हम ये कहेंगे कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर मैरिज, यही हम प्रिंट वहां करेंगे। ठीक है, या एल्स यू आर इंटरेड,
द रॉन्ग एज। ठीक है, अभी इसमें सीधा सीधा ये बताया है, एज अगर 55 है, मतलब इनपुट वैल्यू अगर 55 है या 55 से ज्यादा अगर डाल दिए हैं, तो हम बोल सकते हैं कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर मैरिज, है ना। और उसी के साथ हम यहाँ दो कंडीशन, मतलब पहले इफ में हम चेक कर रहे हैं कि 21 से 50 तक एज होनी चाहिए तो एलिजिबल होगा, अगर 55 से बड़ा होगा तो एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है, या एल्स हम कहेंगे कि यू आर ए रॉन्ग पर्सन। ठीक है, तो इसको रन करते हैं। ठीक है, यू आर नॉट एलिजिबल, क्योंकि 55 यहाँ हमने इनपुट दिया है। अगर हम कम देते हैं, 55 से कम देते हैं, तो 53 देते हैं। देखिए फिर 21 तक से 50 से ऊपर चेक कर रहा है, 50 से नीचे, उसके बाद अभी इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, यू आर इंटरेड रॉन्ग एज। क्यों बोला है, क्योंकि हमने यहाँ जो एज का या 50 तक दिया है, मतलब 21 से 50, उसके बाद डायरेक्ट हम 55 के ऊपर वाले ले रहे हैं। ठीक है, इसीलिए एल्स प्रिंट हुआ। ठीक है, इसी तरह आप कोई और प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे इसी तरह आप कोई और प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे आप ग्रेडिंग सिस्टम बना दीजिए कि अगर 35 से ऊपर होगा तो सी, है ना, 35 टू 25, या 35 टू 45 तक अगर मार्क रहेंगे तो सी ग्रेड, 45 से ऊपर रहेगा 55 या 60 तक तो बी ग्रेड, है ना, 60 से ऊपर रहेगा तो ए ग्रेड। ठीक है, तो इस तरह आप अलग अलग प्रोजेक्ट करके आप देख सकते हैं। इफ हेल्प की आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस कीजिए। अभी आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, उसके बाद आता है लूपिंग स्टेटमेंट। अभी लूपिंग स्टेटमेंट क्या होता है, कंटिन्यूअस अगर हमें कोई डेटा, अगर हमें ब्लॉक एग्जीक्यूट करना है तो हम एक तरह से रहा, है ना, एक ही काम अगर बार बार हम कर रहे हैं तो हम उसके लिए लूप लगाएंगे, मतलब लूप लगाने से वो काम आसान हो जाएगा और हम उसको जल्दी से कर पाएंगे। तो उसके लिए सीधा सीधा हम लूपिंग स्टेटमेंट हम देखेंगे, या स्ट्रक्चर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। फॉर आई इन रेंज इफ नंबर ऑफ लूप, मतलब ये नंबर ऑफ लूप जो है वो एक नंबर है। ठीक है, एक नंबर मतलब एक इंटीजर वैल्यू होना चाहिए, और उसके जो प्रिंट है ना, जो प्रिंट है हम जितने चाहे उतनी बार वो प्रिंट करा सकते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ एग्जांपल लेता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ फॉर लूप ले लेता हूँ, एक सिंपल प्रोग्राम लिखेंगे फॉर आई, सॉरी ये जावा का ओके, मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, फॉर आई इन रेंज, आई इन रेंज 5। ठीक है, अगर 5 तक जाएगा तो हमें चाहिए, प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट हाय। ठीक है, ये हमें आउटपुट देगा 0 से 4 तक, क्योंकि ये काउंट करेगा 0, है ना। मैं यहाँ जो 0 1 2 3 4 इस तरह ये अरे में काउंट करेगा और हमें आउटपुट देगा 0 to 4। अभी इसमें क्या हुआ, हमें जो है देखिए, ये जो आउटपुट मिला है इसमें क्या हुआ, हमें पहले प्रिंट, मतलब पहले 0 प्रिंट कराओ, फिर 1 प्रिंट कराओ, 2 प्रिंट कराओ, 3 प्रिंट कराओ, है ना। हमें 0 से लेकर 4 वैल्यू चाहिए थे, है? अगर मैं ये कर सकता हूँ कि, तो यह जो है फॉर लूप, ये एक तरह से इटरेशन करता है नंबर ऑफ जो सीक्वेंस होता है, लिस्ट ऑफ सीक्वेंस, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, वहां तक ये प्रिंट करता है, ताकि, और यहाँ प्रिंट की जगह मैं अगर कोई ब्लॉक लिखता हूँ, ठीक है, और इंक्रीमेंट ऑर्डर में, मतलब मुझे वो चाहिए 10 बार कोई ब्लॉक, मतलब कोई कोड या उसका एग्जीक्यूशन मुझे अगर चाहिए, तो मैं यहाँ अपनी स्टेटमेंट लिखूंगा, कोड लिखूंगा, और उसको जितनी बार चाहिए मैं
10 बार 20 बार, है ना, 20 टाइम्स 30 टाइम्स ये यहाँ एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। ये हुआ फॉर लूप। उसके बाद देखते हैं वाइल लूप। वाइल लूप फॉर लूप की तरह ही काम करता है, ठीक है, वाइल लूप की तरह ही काम करता है। बस यहाँ जो होता है, पहले होता है वो डिक्लेरेशन होता है। पहले डिक्लेरेशन मतलब किसी वेरिएबल को हम पहले डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद हम उसमें वाइल लूप लगाते हैं, और फिर इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट होता है। ये इसका स्टेटमेंट देख सकते हैं, वाइल कंडीशन, ठीक है, यहाँ हम लाइन ऑफ कोड लगेंगे और उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेंगे। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, पहले हमें डिक्लेरेशन करना है, जैसे मैं एग्जांपल लेते हैं काउंट, है ना, वही प्रोग्राम लिखेंगे, काउंट इज इक्वल टू 0, 0 से हम डिक्लेयर कर रहे हैं वाइल, वाइल काउंट फाइव, ठीक है, 5 से छोटा है अगर, ये काउंट कंडीशन लगाई है, इज लेस देन अगर 5 है, ठीक है, ये कंडीशन अगर ट्रू होती है, काउंट की वैल्यू तो 0 है, 0 5 से छोटा है, ठीक है, तो हमें चाहिए क्या, काउंट इज इक्वल टू असाइन प्लस इक्वल टू 1, ठीक है, और हमें प्रिंट करना है पहले काउंट को, 0 से स्टार्ट होगा, फिर उसका इंक्रीमेंट होगा। जैसे मैं यहां करूंगा प्रिंट काउंट, ठीक है, फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर से लूप घूमेगा जब तक ये 5 तक नहीं आएगा तब तक, ठीक है। जैसे मैंने काउंट यहाँ 0 ले लिया है, आपको दिख रहा है ना, मैं जूम थोड़ा कर लेता हूँ। ओके, अभी आपको प्रोग्राम दिख रहा होगा, जैसे काउंट है, काउंट मैंने 0 ले लिया है, वाइल काउंट, काउंट ये लेस देन 5 है ना, ये तो कंडीशन ट्रू होने वाली है क्योंकि काउंट की वैल्यू तो मैंने यहाँ 0 लिखी है। उसके बाद मैं यहाँ प्रिंट दे रहा हूँ काउंट, मतलब 0 से स्टार्ट होगा, फिर ये असाइन करेगा मतलब ऐड करेगा, और मतलब इस नंबर को जो है वो ऐड करेगा और उसमें एक इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है। उसकी वैल्यू हो जाएगी, पहले की वैल्यू हो जाएगी 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, ये लूप चलता रहेगा कब तक, जब तक ये काउंट वैल्यू जो है ये 5 के मतलब पीछे ना आ जाए, मतलब 5 से थोड़ा कम ना हो, मतलब 4 तक ये रन हो, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आएगी। मैं इसको रन करता हूं। ओके, ये देखिए यहाँ मुझे वही आउटपुट मिला है, मतलब वाइल लूप से भी मैंने फॉर लूप में जो काम किया था वही मैंने वाइल लूप में काम किया, ठीक है। तो लूपिंग का काम होता है किसी ब्लॉक को रन करना, ठीक है, इटरेशन में चलाना, जब तक उसका हमें मतलब जब तक हमें सेटिस्फेक्शन ना मिले तब तक, ये कितना भी ऊपर हो सकता है। उसके बाद देखते हैं, ओके, उसके बाद देखते हैं लूप फ्लो चार्ट। अभी लूप फ्लो चार्ट में क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स होते हैं, है ना, एटम्स होते हैं, उसको हमें लूप में चलाना होता है। अगर वो सेटिस्फाई हुआ तो बॉडी रन करती है, इंक्रीमेंट करती है +1 से नए एटम से, और जब ये सीक्वेंस खत्म हो जाता है तो लूप हमारा एग्जिट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं कंट्रोल फ्लो मॉडिफायर। अभी ये जो कंट्रोल फ्लो है, हम मॉडिफाई कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई प्रोग्राम है, वहां मैंने 5 तक चलाया, ठीक है, अभी 5 तक मैंने चलाया, ये होता है कीवर्ड के जरिए, ये ब्रेक कीवर्ड है, कंटिन्यू कीवर्ड है, पास कीवर्ड है। अगर आपको कीवर्ड और उसका डिस्क्रिप्शन जानना है तो हमारा वो वीडियो देखिए जो यूट्यूब पे मौजूद है, अपने प्लेलिस्ट में मौजूद है, ठीक है। तो इन सब की जानकारी होना जरूरी है। अगर मैं यहाँ लिखता हूं ब्रेक, ब्रेक लिखा, प्रिंट करने के बाद मतलब 0 आने के बाद मेरा प्रिंट नेक्स्ट नहीं जाएगा, ब्रेक हो जाएगा,
ठीक है, ब्रेक हो जाएगा। मैं यहाँ रन करता हूँ, 0 आ गया, यहीं पे ब्रेक हो गया, हमारा आउटपुट यहाँ यहीं तक हमें मिल गया। ठीक है, तो ब्रेक हम किए पास को। अभी पास का मतलब ये होता है कि हमने किसी चीज को पास कर दिया, मतलब उसको छोड़ दिया, मतलब कोई लेना देना नहीं है, है ना। हम कहते हैं ना पास अवे, मतलब वो चला गया, जाने दो, जो है उसको चलने दो, जैसा है वैसा चलने दो। तो मैं यहाँ लिखूंगा, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब पास जो होता है वो इसीलिए होता है कि अगर कोई वैल्यू आ रहा है ना, तो उसको रहने दो, अगर रहना चाहता है वो, तो इससे कोई प्रोग्राम पे फर्क नहीं पड़ता। तो इसके लिए ये पास होता है, सीधा से पास लिखेंगे। ठीक है, 0 1 2 3 4 आ गया, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, पास चीज का कोई फर्क नहीं पड़ा। ओके, तो ये हुआ हमारा कंट्रोल फ्लो मॉडिफायर। अब देखेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग ये कब होता है? एक्सेप्शन हैंडलिंग जब हमें लगता है कि कोई एरर आ रहा है। अभी एरर क्यों आता है? जब हमें कुछ देखिए, सिंटैक्स एरर की बात नहीं कर रहा हूँ, या जो हमारे जो कीवर्ड्स जो गलत हो जाते हैं या स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ हमारे और एरर्स होते हैं, जैसे फाइल नॉट फाउंड एरर, है ना, कि कोई फाइल है जो नहीं मिलती है ना। प्रोग्राम आप एक्सटर्नल फाइल इंपोर्ट करते हो, इनपुट आउटपुट एरर, ये सारे एरर हैंडल करने के लिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें आता है दो टाइप के। ठीक है, पहला जो आता है वो आता है ट्राई एक्सेप्ट। मतलब अगर कहीं प्रोग्राम में एरर आ गया, तो उसको हम अ, हमें पता है कि यहाँ एरर आ सकता है, तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ, ये एरर है, और मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। इसकी जगह हमें अगर वो ब्लॉक रन हो जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए हमारा प्रोग्राम, हम इसके लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं। तो उसका हम एग्जांपल लेते हैं कुछ। ठीक है, जैसे मैं यहाँ लेता हूँ ट्राई। हमें लग रहा है कि कोई एरर आ सकता है, मैंने ट्राई लिया। उसके बाद मैं कहता हूँ कि भैया जैसे अरिथमेटिक एरर ले लेते हैं कि 10 डिवाइड बाय या 50 डिवाइड बाय 0। अभी इसका स्टेटमेंट हमें पता है कि ये यहाँ एरर देगा। एरर कौन सा आ सकता है? एरर यहाँ एरर आ सकता है, हम उसको कहेंगे, हम देंगे कि एक्सेप्ट करो उसको, है ना, एक्सेप्ट करो कि अगर मैं यहाँ ऐसे ही रन कर देता हूँ कि ठीक है, मैं यहाँ ऐसे रन करता हूँ और एरर कौन सा आता है वो देखते हैं। ओके, यहाँ फाइनली, क्योंकि ट्राई के बाद फाइनली हम देते ही कि कुछ फाइनली आ जाना चाहिए। अभी यहाँ एक एरर हैंडलिंग भी हम देंगे, अगर नहीं देंगे तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं प्रिंट नॉट डिविजिबल फॉर 0। ठीक है, अभी कौन सा, क्योंकि और इसमें एक एरर आएगा, क्योंकि प्रोग्राम को तो कुछ पता है नहीं कि कौन सा एरर है, क्या है। हमने ट्राई किया, फाइनली प्रिंट लिख दिया कि अगर फाइनली ये आएगा तो हमारा एरर एक्सेप्ट होना चाहिए, है ना। तो ये फाइनली हम फाइनली की जगह एक्सेप्ट कर लेंगे, है ना, या फाइनली लिखेंगे। ठीक है, ओके, देखिए यहाँ बोल दिया गया है कि डिविजिबल एरर आ रहा है यहाँ। ठीक है, डिवाइजिबल बाय 0, ये इम्पॉसिबल है, इसलिए ये एरर दिखा रहा है। अगर मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, इसी एरर को, है ना, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ कर देता हूँ एक्सेप्ट। क्या करूंगा? एक्सेप्ट। क्या? 0 डिवाइजिबल एरर। ठीक है, नॉट डिविजिबल बाय 0, तो अभी ये प्रिंट हो जाएगा।
ठीक है, प्रिंट आ गया है नॉट डिविजिबल बाय 0। अभी आगे उसी तरह है फाइनली, एक है मतलब ट्राई और फाइनली। ठीक है, ये तब होता है जब अगर कोई आप कुछ कर नहीं रहे हैं, मतलब अ, आपको नहीं पता कौन सा एरर आने वाला है, तो उस समय हम फाइनली का इस्तेमाल करते हैं कि उस एरर को हैंडल किसी भी तरह करना ही करना है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल ज्यादातर इनपुट आउटपुट फाइल्स के लिए होता है कि ट्राई, अगर फाइल फाउंड नहीं हुआ तो हम डायरेक्ट उस फाइल को क्लोज कर देंगे, या फाइल एक्सेस करने में कुछ गड़बड़ी हो गई तो हम डायरेक्टली उसको क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक लास्ट वाला है, वो है फंक्शन रिटर्न स्टेटमेंट। ये फंक्शन रिटर्न स्टेटमेंट हमें किसी वैल्यू को या किसी डिफाइंड किसी मेथड को, है ना, किसी फंक्शन को रिटर्न करने की अनुमति प्रदान करता है। इसको हम कंट्रोल स्टेटमेंट में इसलिए रख रहे हैं, या पाइथन रखता है, क्योंकि इस रिटर्न के कारण हम उसके रिटर्न को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, है ना, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आप इतनी बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल, मैं डायरेक्ट यही एग्जाम्पल लेता हूँ और इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मैं यहाँ लेता हूँ डिफाइन हेड, ठीक है, वैल्यू ले लूंगा एक्स कॉमा वाई, ले लिया। उसके बाद मैं यहाँ रिटर्न दे दूंगा, रिटर्न क्या करना चाहिए, एक्स प्लस वाई, यह रिटर्न हो जाना चाहिए, एक्स एक्स प्लस वाई रिटर्न हो जाना चाहिए। उसके बाद अभी मैं ऐड का रिटर्न कर रहा हूं, तो मैं सबसे पहले ऐड का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूं कि इसका ऑब्जेक्ट जो मेथड है उसका एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूं कि रिटर्न, रिटर्न क्या सॉरी, ऑब्जेक्ट के लिए कोई ठीक है, एडिशन, एडिशन इज इक्वल टू ऐड। ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट बना लिया है और एक्स एंड वाई की वैल्यू मैं पास कर देता हूं 20 प्लस 10। और यहां मैं, ये हुआ हमारा मेथड जो है उसका ऑब्जेक्ट बनके तैयार हुआ। अब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा सीधा, ठीक है, ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट एडिशन। स्पेलिंग मिस्टेक आप अपने देख लीजिएगा, मुझसे तो बहुत ज्यादा होती है स्पेलिंग मिस्टेक। तो एडिशन मैंने यहाँ लिख दिया है और मैं रन करूंगा इसे। ओके, ओ सॉरी, देखिए, है, जब मेथड डिफाइन किया मैंने कोलन नहीं दिया, तो कोलन दे, सॉरी गाइज, एक मिस्टेक हो गई है यहाँ, एरर ये आ गया कि मुझे पासिंग ये करना था एक्स कमा वाई, मैंने एक्स प्लस वाई, वो तो यहाँ आ ही रहा है ना, तो गड़बड़ी में ऐसा होता है। ठीक है, अभी रन करता हूँ, here we go, एडिशन हमें मिला 30, 20 प्लस 10। ओके, तो आज की क्लास में हमने कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ा है। ये कंट्रोल स्टेटमेंट का आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट सेशन में हम, अभी तक हमने जितने वीडियो देखे हैं उस पर एक प्रोजेक्ट